गुड मॉर्निंग टीचर्स, वेलकम इन विक्रम विजय सर कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इन दो वर्ड्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। अगर हम फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस को बेसिकली हम सोल ऑफ द बिजनेस मानते हैं। दैट इज सोल ऑफ द बिजनेस। बिना फाइनेंस के कोई भी बिजनेस रन नहीं हो सकता। वो अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंस बोलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये एक क्विक रिवीजन रहेगा हमारे लिए। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और अगर कोई चीज नोट करने की तो आप नोट भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग करेंगे हम अपने टॉपिक की स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, स्कोप का सिंपल सा मतलब है कि कहां कहां पर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं, वेयर इट इज टू बी इंप्लीमेंटेड, दैट इज टू बी नोन एज स्कोप। एंड ऑब्जेक्टिव स्टैंडिंग फॉर दैट व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाई वी आर डूइंग द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो हम इसको अगर स्कोप के अकॉर्डिंगली और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। दूसरा कौन सा होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दैट इज टू बी नोन एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। चैप्टर के ओवरव्यू में अगर हम लोग डिस्कस करें तो हम लोग बात करेंगे अबाउट द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस wealth maximization objective, role and functions of chief finance officer, relations of financial management with other discipline of accounting, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है बेसिकली अरेंजिंग and application of the finance. Financial management means management of the finance, where we are arranging or finding the various types of sources of the finance, various types of sources of the finance, and where we are utilizing it, that is to be known as application of the फाइनेंस। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली हम मैनेजमेंट वर्ड को अगर देख ले तो इसकी बेसिक 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो एक्सेप्टिंग द स्टाफिंग फंक्शन, अगर हम बात करें बाकी के फंक्शंस को तो उन सभी फंक्शंस का प्रॉपर्ली यूटिलाइजेशन करके पैसा कहां से अरेंज किया जाएगा और किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा, दैट इज टू बी टर्म्ड एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट comprises the forecasting, planning, organizing, directing and coordinating and controlling of all activities relating to the acquisition and application of financial resources of an undertaking in keeping with its financial objective। जो भी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको वाया प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग के थ्रू हम लोग इस तरीके से अरेंज करते हैं कि हम एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस और एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंस के बारे में समझ सकें, जान सकें with the context of the objectives of the financial management. There are two basic aspects of the financial management, and these basic aspects containing its definition or its meaning, that is प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दो बेसिक जो एस्पेक्ट हम शामिल करके चलते हैं वो क्या है हमारे, कि पैसा कहां से आएगा और किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाएगा। सो दीज आर द टू बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है इसमें हमारे पास फाइनेंशियल फंक्शन और फाइनेंशियल डिसीजंस क्या है। फाइनेंशियल फंक्शन और फाइनेंशियल डिसीजन के बारे में यदि हम बात करें तो बेसिकली देयर आर 3 main decisions which we have to be taken in the financial during the financial management process. So value of a firm will depend on various finance functions decisions, and it can be expressed as that V standing for value of the firm, F function of investment decisions, finance decisions and dividend decisions. Here I standing for your investment decision, F standing for your financing decision and D standing for your dividend decision. Where if we talk about the investment decision, that is containing basically two kind of decisions: long term investment decision and short term investment decision। long term investment decision with short term investment decision। जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बारे में तो हम लोग बेसिकली देखते हैं लॉन्ग टर्म में फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से हमने किया है, कि प्लांट बिल्डिंग मशीन इनमें पैसा किस तरीके से लगाया है और वेदर दैट विल बी यूजफुल और नॉट
या हम नए प्रोजेक्ट में पैसा जो लगा रहे हैं क्या उससे हमें प्रॉपर रिटर्न मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगी। शॉर्ट टर्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो हियर वी आर कंसिडरिंग द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन, एज यू नो दैट वर्किंग कैपिटल स्टैंडिंग फॉर योर करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज। इट मींस हम इसमें बेसिकली तीन चीजों को जो है ना मैनेज करने की कोशिश करते हैं। पहला इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट, दूसरा रिसीवेबल मैनेजमेंट और तीसरा जो है हमारा कैश मैनेजमेंट। इन तीन चीजों को हम मैनेज करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। अगर कलेक्टिवली हम बोले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को तो दे आर टू बी कॉल्ड एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन, या इंडिविजुअली लॉन्ग टर्म डिसीजन को भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से जान सकते हैं। इसको भी हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन के नाम से जाना जा सकता है इसको। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन में दूसरा डिसीजन हमारा फाइनेंसिंग डिसीजन। ये हमें बेसिकली बताता है कि पैसा हम कहां से तो अरेंज करेंगे और कौन कौन से सोर्स होंगे, कहां से अरेंज करेंगे और कौन कौन से सोर्स होंगे। सोर्सेज ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स के बारे में बताता है। जैसे कि हमें पता है हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म सोर्स, शॉर्ट टर्म सोर्स या मिड टर्म सोर्स, या हम लॉन्ग टर्म में इक्विटी से पैसा अरेंज करें, डिबेंचर से पैसा अरेंज करें, या और किसी अदर प्रकार की सिक्योरिटी से पैसा अरेंज करें, या पब्लिक से लोन ले, या बैंक से लोन ले, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले, या कोई चीज लीज या हायर परचेज सिस्टम पर परचेज करें। तो दैट इज टू बी नोन एज सोर्सेज ऑफ द फाइनेंस। उनका अरेंजमेंट करेंगे और इन सोर्सेज में कौन सा सोर्स सबसे बेस्ट होगा इस बारे में हम डिसीजन लेंगे। डिविडेंड डिसीजन इज बेसिकली containing the two main facts. First one, that how much amount we have to be retained, कितना पैसा हमें रिटेन करना है, and how much amount we have to be distributed among the shareholders of the total profits. मान लीजिए किसी फर्म के पास 100% प्रॉफिट, फर्म जो है प्रॉफिट अर्न करती है और 100% प्रॉफिट में से वो 50% प्रॉफिट का जो है ना रिटेंशन कर लेती है फॉर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। नहीं, 50% प्रॉफिट उसने जो है ना बचा कर रख लिए ताकि फ्यूचर में वो इसका यूटिलाइजेशन कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके इस पैसे को कहीं ना कहीं, और बाकी का जो 50% प्रॉफिट है उसने वो एज ए डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इट मींस हम यहां पर इस बात को कंसिडर करेंगे कि रिटेंशन प्लस डिविडेंड जो दोनों का परसेंटेज रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू 100%। यदि आपके पास 100% प्रॉफिट है और ये पूछ लिया जाए कि इसमें से 70% जो है प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज ए डिविडेंड, देन व्हाट वुड बी द रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो विल बी द 30% इन दैट केस। तो ये ध्यान रखिएगा कि रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, डिविडेंड का डिस्ट्रीब्यूशन, उन दोनों को मिलाकर ये 100% के इक्वल माना जाता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट जरा इसमें डिस्कस करते हैं। शॉर्ट टर्म फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन में मैंने आपको बताया कि हम इसमें क्या डिस्कस करते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डिसीजन। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, कहां कहां पर हम इसका जो है यूटिलाइजेशन करते हैं या किस प्रकार से ये ऑर्गेनाइजेशन में हेल्पफुल होता है। जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ द एंटरप्राइज एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का आपको ये पता लगाना है कि उसका साइज क्या है और वो किस रेट से ग्रोथ कर रहा है या उसकी शेयर होल्डर वेल्थ जो है वो किस तरीके से बढ़ रही है, तो उसका पता लगाने के लिए हम बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट को स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारा सब्जेक्ट है उसको बेसिकली यूटिलाइज करते हैं। सेकंड पॉइंट है डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेज। इट मींस कि जो फर्म की एसेट्स हैं वो उसमें क्या क्या कितनी कितनी एसेट्स कौन कौन सी इंक्लूडेड है, इसमें हमारी फिक्स एसेट्स कितनी है, हमारी जो है शॉर्ट टर्म करंट एसेट्स कितनी है, इनके बारे में हम यहाँ डिसीजन से लेते हैं। तो उनको समझने के लिए, उनकी कंपोजिशन को जानने के लिए हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो रेशोज हैं उनका प्रयोग करते हैं कि कितना फिक्स एसेट्स में हमने खुद का पैसा लगा रखा है, कितना फिक्स एसेट्स में हमने जो है ना उधार लेके पैसा लगा रखा है, या कितनी करंट एसेट्स है और उसमें किस प्रकार से हम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ये सब काम हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू ही कर पाते हैं। डिटरमाइनिंग द मिक्स ऑफ एंटरप्राइजेज फाइनेंसिंग, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ इक्विटीज एंड डेट्स। मिक्स ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंसिंग स्टैंडिंग फॉर मिक्सअप ऑफ डेट एंड इक्विटी कैपिटल। जो फर्म है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो बेसिकली दो मेन फैक्टर से मिलकर बना होता है, उधार का पैसा और खुद का पैसा, डेट्स प्लस इक्विटी। तो मिक्स ऑफ एंटरप्राइज फाइनेंसिंग को हम जब यहाँ कंसिडर करते हैं, उसके लेवल को कंसिडर करते हैं, तो वो हम किसके द्वारा करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स के द्वारा करते हैं, जिनमें हम बेसिकली रेशियो एनालिसिस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है एनालिसिस, planning and control of financial affairs of an enterprise. Now what are the financial affair of the organization? Financial affair standing for the
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स एंड बैलेंस शीट इनको अगर हमें एनालाइज करना है तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्रयोग करते हैं। तो दीज आर द स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेयर वी कैन यूटिलाइज इट इन टू नो द वेरियस फैक्ट्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। नाउ द बेसिक ऑब्जेक्टिव टू एस्पेक्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पहला एस्पेक्ट हमारा क्या है, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पैसे का प्रोक्योरमेंट स्टैंडिंग फॉर कि कहां से अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ द फंड्स, या कहां से हम हमारे पास सोर्सेज ऑफ द फंड्स होंगे। Since funds can be obtained from different sources, therefore their procurement is always considered as a complex problem by business concerns. Some of sources for the funds for a business enterprises are, अगर किसी फर्म के अगर सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में जाने तो ये कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे डिवेंचर एंड बॉन्ड्स, हायर परचेज एंड लीजिंग सिस्टम, एंजल फाइनेंसिंग, वेंचर कैपिटल, कमर्शियल बैंक्स शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म, एंड ओनर्स फंड। इनमें अगर हम बात करते हैं डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स की, तो दीज आर ए काइंड ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ये प्रकार के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स होते हैं, जिसमें डिबेंचर का प्रयोग हम बेसिकली फिक्स पीरियड के लिए पैसा उधार लेने के लिए जनता को पब्लिक कंपनी के द्वारा इशू किए गए एक सर्टिफिकेट या सिक्योरिटी के तौर पर होते हैं, जिनको हम डिबेंचर स्टॉक के नाम से जानते हैं। डिबेंचर्स पर प्री फिक्स्ड एक इंटरेस्ट रेट रखी जाती है, जैसे 5% डिबेंचर है या 7% डिबेंचर है, जिनका पर्पज होता है कि भाई ये बताना कि ये डिबेंचर जो है 5% इंटरेस्ट रेट कैरी करेंगे। दिस 5% स्टैंडिंग फॉर द इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट, और समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज द कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स भी हमारा जो है एक प्रकार का सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। कंपनी जनरली इसको आम जनता को इशू करके पैसा जो है छोटी छोटी यूनिट्स में प्राप्त करती है, उसे हम बॉन्ड्स बोलते हैं। बॉन्ड्स भी अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अगर हम बॉन्ड्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो बॉन्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लाइक जैसे कि हमारे बॉन्ड्स हो सकते हैं जो है आपका जीरो कूपन बॉन्ड, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बॉन्ड, या जो है आपका नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, या वार बॉन्ड्स, या क्लाइमेट बॉन्ड्स। इस तरीके के बॉन्ड्स हम इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हैं। जनरली वार बॉन्ड्स, क्लाइमेट बॉन्ड्स गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं इन द कंडीशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस। अगर वार बॉन्ड्स की बात करें तो युद्ध के समय पैसा कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इस प्रकार के डिवेंचर्स, इस प्रकार के बॉन्ड्स जो है इशू कर सकती है। या क्लाइमेट बॉन्ड्स का मतलब होता है पार्टिकुलर किसी मान लीजिए स्टेट में या किसी पार्टिकुलर किसी कंट्री में कोई आपदा अगर आई है, तो उस प्रकार के इन्वायरमेंट को कैचअप करने के लिए, उसको फेस करने के लिए, पैसा अरेंज करने के लिए हम क्लाइमेट बॉन्ड्स को इशू कर सकते हैं। तो बॉन्ड्स जो है बेसिकली वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। इनमें से मेजर बॉन्ड्स जो हमसे पूछे जा सकते हैं वो क्या है, जीरो कूपन बॉन्ड्स और फिक्स रेट ऑफ बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब होता है जिनके ऊपर इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं होती, इनको जो है रेगुलर तौर पर हम इंटरेस्ट पेड नहीं करते, इनका इशू प्राइस और इनका रिडम्पशन प्राइस जो गैप रखता है वही इनका बेसिकली इंटरेस्ट कंसिडर किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं फिक्स रेट ऑफ बॉन्ड्स की, तो इसके अंदर बेसिकली हम बात करते हैं ऐसे बॉन्ड्स की जो कि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करते हैं। नेक्स्ट है हायर परचेज एंड लीज फाइनेंसिंग। हायर परचेज एंड लीज फाइनेंसिंग का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर, हायर परचेज का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कोई पार्टिकुलर एसेट्स में परचेज करना या लोगों से पैसा लेना, जिसके बदले में हम इंस्टॉलमेंट्स पेड करते हैं। लीज फाइनेंसिंग में हम अपनी खुद की कोई चीज परचेज ना करके किराए पर ले लेते हैं और एक फिक्स पीरियड तक उसका किराया एज ए रेंट के तौर पर हम पेड करते रहते हैं। एंजल फाइनेंसिंग का मतलब होता है प्राइवेट फंडर्स, जो ऐसे व्यक्ति जिनके पास पैसा बहुत सारा है और वो जो है बिजनेस में सिर्फ पैसा लगा सकते हैं, बाकी जो किसी प्रकार की एक्टिवेशन शो नहीं करते, तो उनको बोलते हैं प्राइवेट फंडर्स, जो कि बिजनेस को पैसा प्रोवाइड करते हैं। तो उनको उन फंडर्स के द्वारा जो पैसा हम कलेक्ट करते हैं उसे क्या बोला जाता है, एंजल ब्रोकिंग, एंजल फाइनेंसिंग बोला जाता है, सॉरी एंजल फाइनेंसिंग के नाम से जाना जाता है। वेंचर कैपिटल इज बेसिकली ए काइंड ऑफ कैपिटल वेयर टू और मोर फर्म्स come simultaneously for doing any kind of business for a particular purpose। तो वेंचर कैपिटल में हम लोग दो फर्म्स में अलग अलग सोर्सेज को इंक्लूड करके पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए एक फर्म ए है, दूसरी फर्म बी है। बी फर्म के पास मान लीजिए वेजेस बहुत ज्यादा हैं और ए फर्म के पास फाइनेंस बहुत ज्यादा है, तो दोनों को एक दूसरे की रिक्वायरमेंट है, दोनों मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कि हम बेसिकली ज्वाइंट वेंचर के नाम से जानते हैं। और इस तरीके से जो पैसे का अरेंजमेंट होता है उसे हम वेंचर कैपिटल के नाम से
जानते हैं। एंड कमर्शियल बैंक में हम बैंक लोन लेकर शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म पैसा लेकर हम क्या कर सकते हैं, पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। ओनर्स फंड बेसिकली इशू ऑफ शेयर से होता है, आइदर वी आर इशूइंग द इक्विटी शेयर और आइदर वी आर इशूइंग द प्रेफरेंस शेयर, दैट इज टू बी नोन एज ओनर्स फंड। नेक्स्ट है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स क्या होते हैं? इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि हमने जो पैसा अलग अलग सोर्सेज से अरेंज किया, उस पैसे को कहां पर किस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे या किस प्रकार से उसको यूटिलाइज करेंगे, दैट इज टू बी नोन एज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। द फाइनेंस मैनेजर हैज टू पॉइंट आउट सिचुएशन वेयर funds are being kept idle or where proper use of funds is not being made. All the funds are procured at a certain cost and after entailing a certain amount of risk. चाहे हम पैसा कहीं से भी अरेंज करें, वो पैसा जो है एक पार्टिकुलर कॉस्ट पर अरेंज किया जाता है, एक उसके अगेंस्ट एक रिस्क रहता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो डिबेंचर्स का जो पैसा हम अरेंज करते हैं, दैट वी हैव ए सर्टेन रिस्क अगेंस्ट इट, कि अगर प्रॉफिट्स है या नहीं है तो भी हमें इसके ऊपर फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेड करते रहना होगा, ये हमारा रिस्क इसके साथ अटैच रहेगा। और दूसरा, इनके ऊपर एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट बेसिकली पेड किया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को हम दो तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, एक तो फिक्स एसेट्स में लगाकर, दूसरा वर्किंग कैपिटल में पैसे को इन्वेस्ट करके हम पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, मतलब उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्गम कहां से हुआ, किस तरीके से हमने इसको स्टडी करना स्टार्ट किया। द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू 3 phases. Financial management evolved as a separate field of study at the beginning of century, and these 3 stages are as follows: traditional phase, ट्रांजिशनल फेज एंड मॉडर्न फेज। इन 3 फेजेस में हम इसको स्टडी करते हैं। यहाँ पर आपसे कोई क्वेश्चन अगर डिस्कस किया जा सकता है तो ये पूछा जा सकता है कि विच वन इज नॉट द स्टेज ऑफ द और इवोल्यूशन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इन 3 के अलावा कुछ भी होगा तो वो उसका पार्टिकुलर आंसर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव्स में हमने स्टार्टिंग में भी देखा कि 2 प्रकार के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव और दूसरा वेल्थ और वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में यदि बात करते हैं तो इट मींस कि फर्म के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना बाय हुक और बाय क्रोक। इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ये इस बात को इग्नोर करते हुए, इस बात को जो है ना नकारते हुए कि भाई हमारा रिस्क क्या रहेगा या अनसर्टेनिटीज क्या रहेंगी, इसमें बेसिकली हम शॉर्ट टर्म गेन्स पर फोकस करके चलते हैं बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर। जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है बेसिकली किसके लिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जहां पर शेयर होल्डर्स के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं उनकी मार्केट वैल्यू कितनी इंक्रीज होगी, उसको हम यहाँ डिनोट करके चलते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर। चलिए देखते हैं कैसे हम इन दोनों को मेजर करते हैं। पहला पॉइंट है, हाउ डू वी मेजर द वैल्यू और वेल्थ ऑफ ए फर्म। किसी भी फर्म की यदि वैल्यू या वेल्थ को अगर हमें मेजर करना है तो दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इनटू में मार्केट प्राइस। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू में मार्केट प्राइस के आधार पर हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ द फर्म या वेल्थ ऑफ द फर्म। तो इसमें बेसिकली हम देखते क्या है, स्टेक होल्डर्स हायर मैनेजर्स टू रन देयर फर्म्स फॉर देम। बेसिकली जो स्टेक होल्डर होते हैं वो मैनेजर्स को हायर करते हैं अपनी फर्म्स के लिए। वो क्या करते हैं, तो मैनेजर्स सेट असाइड देयर इंटरेस्ट एंड मैक्सिमाइज द स्टॉक प्राइसेस एंड स्टॉक होल्डर्स वेल्थ इज गेट मैक्सिमाइज्ड। उनकी जो स्टॉक होल्डर होते हैं, स्टॉक होल्डर हियर स्टैंडिंग फॉर द शेयर होल्डर्स, और द स्टेक होल्डर हियर मींस द पर्सन हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके वेल्थ में मैक्सिमाइजेशन होता है। Firm value is maximized and societal wealth is also maximized. Value of a firm is to be calculated in the following manner, where value of firm, that is V, or wealth of the firm, that will be equal to number of shares into a market price of share, or value of equity plus value of debt. टोटल इन ये जो है इनकी कुल वैल्यू क्या है मार्केट के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, शेयर होल्डर्स वेल्थ के नाम से जानेंगे, वैल्यू ऑफ द फर्म के नाम से जानेंगे। दूसरा इसमें जो पॉइंट है हमारा वो है रिगार्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस
वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल, इन दोनों में जो है बेसिकली क्या कन्फ्लिक्ट है? कन्फ्लिक्ट ये है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में जनरली फर्म में जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रॉफिट, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की तरफ फोकस करके चलते हैं और उनका काम होता है कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं। जबकि अगर हम बात करते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, तो उनका मेन फोकस होता है लॉन्ग टर्म पर्पज, लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से शेयर होल्डर्स की कीमतें, जो शेयर होल्डर्स के शेयर्स हैं उनकी कीमतें बढ़ें। चलिए एक छोटा सा जो उनके बीच में कंपैरिजन डिस्कस करते हैं। एज ए नॉर्मल टेनेंसी द मैनेजमेंट मे परस्यू इट्स ओन पर्सनल गोल्स। अगर हम बात करें तो नॉर्मली एक मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना। इट मींस हमने मैनेजमेंट को क्यों अपॉइंट किया है? मैनेजमेंट क्या होती है? दैट इज द इंटरनल बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन करता है, चलाता है। उसका पर्पज क्या होता है कि वो ज्यादा ज्यादा प्रॉफिट अर्न करे। लेकिन क्योंकि वो पैसा जो उन्होंने अरेंज किया है, वो पैसा कहाँ से अरेंज किया है? उन्होंने क्रेडिटर से या बैंक से या गवर्नमेंट से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो पैसा लिया है। तो उनकी निगरानी होते हुए इनको अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव को असाइड रखना पड़ता है, साइड में रखना पड़ता है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम तौर पर जो है उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया जा सके या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके। बट इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर there is a significant outside participation like shareholder, lenders, etc., the management may not be able to exclusively pursue its personal goals due to the constant supervision of the various stakeholders of the company like employees, creditors, customers, governments, etc. The below table highlights the sum of the advantages and disadvantages of the both profit maximization and wealth maximization goals. आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा आगे और डिस्कस करते हैं। गोल, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। गोल स्टैंडिंग फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। दो ऑब्जेक्टिव हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। नाउ जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स की अर्निंग करना। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स एंड इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजंस एंड प्रॉफिट्स। वेराज डिसएडवांटेजेस क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के? ये बेसिकली शॉर्ट टर्म गेन्स पर ही फोकस करता है, इग्नोर द रिस्क और अनसर्टेनिटीज एंड इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ रिटर्न्स एंड रिक्वायर्स इमीडिएट रिसोर्सेज। यानी कि इसके लिए जो प्रॉफिट हमें देखना होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो करते हैं उसमें हम इमीडिएट जो है ना रिसोर्सेज की हमें रिक्वायरमेंट रहती है कि एट द स्पॉट जो है पैसा हमारे सामने मतलब हमें मिलना चाहिए। जबकि शेयर होल्डर वेल्थ में हम क्या करते हैं? हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स, यानी जो मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स होती है उसके मैक्सिमाइजेशन प्राइस की तरफ फोकस करते हैं, मार्केट प्राइस को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या है? एम्फेसाइजेस द लॉन्ग टर्म गेन्स, रिकॉग्नाइज रिस्क, अनसर्टेनिटीज and recognizing the time of returns and considered shareholders return also। यानी कि जो बेसिकली डिसएडवांटेजेस है हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स वेल्थ या मैक्सिमाइजेशन के क्या है? एडवांटेजेस है। ऑन द अदर हैंड offers no clear relationship between the financial decisions and the sales share prices। ये जो है हमारे फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है या फाइनेंसिंग डिसीजन है या डिविडेंड डिसीजन है, उनमें और हमारा जो शेयर प्राइस है यानी मार्केट में जो शेयर की वैल्यू है उनमें क्लियर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करता। एंड कैन लीड टू मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। और ये मैनेजमेंट के लिए एक चिंता का कारण भी बन जाता है। यदि किसी कारणवश मान लीजिए प्रॉफिट तो बहुत ज्यादा हुए लेकिन शेयर होल्डर वेल्थ में कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो उस वजह से मैनेजमेंट क्या हो सकती है? चिंतित हो सकती है, एंजाइटी में आ सकती है, चिंता हो सकती है उसको, और साथ साथ वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो सकती है फॉर द विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। की भाई जैसे नॉर्मली होता है ना कि मैनेजमेंट बेसिकली काम किसके लिए करती है? प्रॉफिट कमाने के लिए करती है, लेकिन प्रॉफिट पर तो उसका पूरा फोकस है और वो शेयर होल्डर वेल्थ को देख नहीं पा रही है, उसका मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पा रही है, तो उस कंडीशन में बेसिकली हम ये कहते हैं कि भाई वो फ्रस्ट्रेशन भी उनके अंदर आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ फाइनेंस एग्जीक्यूटिव इन टूडेज वर्ल्ड, वाइज वर्जा इन द पास्ट। यानी जो पहले रोल होते थे सीएफओ के, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के, उसके कंपैरेटिवली आज पूरे वर्ल्ड में वो किस प्रकार से अपने काम करता है।
चलिए देखते हैं। टुडे द रोल ऑफ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO इज नो लॉन्गर कन्फाइंड। बिल्कुल, मतलब नो लॉन्गर कन्फाइंड का मतलब है क्लियर कट डिफाइंड नहीं है टू द अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सम ऑफ द की डिफरेंसेस द हाईलाइट द चेंजिंग रोल ऑफ ए CFO आर एज फॉलोज। और इसको कि हम बिलो गिवन टेबल से अच्छे से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से CFO के रोल्स आज की डेट में बदल गए हैं, किस प्रकार से उसके रोल्स में बदलाव आया है। CFO यूज टू डू, पहले CFO करता क्या था और आज वो क्या करता है। देखिए, बजटिंग का काम करता था, आज भी वो बजटिंग के काम में निपुण है, काम करता है। बजटिंग स्टैंडिंग फॉर ए काइंड ऑफ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, जहां पर चाहे हम कैश बजट तैयार करें, सेल्स बजट तैयार करें या किसी प्रकार का ऑर्गेनाइजेशनल बजट तैयार करें, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, बजटिंग बोलते हैं, जहां पर हम बेसिकली पैसे का इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करेंगे इसके बारे में एक रूपरेखा तैयार करते हैं, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में। सेकंड, फोरकास्टिंग का काम करता था। फोरकास्टिंग स्टैंडिंग फॉर द टू प्री डिटरमाइन द फ्यूचर, कि भविष्य के बारे में थोड़ा सा एस्टिमेशन लगाना, अंदाजा लगाना, दैट इज टू बी नोन एज फोरकास्टिंग। अकाउंटिंग, पहले केवल अकाउंटिंग वर्क करता था, अकाउंटिंग रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशनल सेल्फ, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अकाउंटिंग होता केवल वो। बट नाउ डेज ही हैज टू मैनेज द मर्जर एंड एक्विजिशंस आल्सो, मर्जर एंड एक्विजिशन, M&As ऑफ द कंपनीज, लाइक कंपनी ने किसके साथ जो ना नया मर्ज, किस कंपनी के साथ वो मर्ज हुई है या किस कंपनी को उसने एक्वायर किया है, उनकी भी अकाउंटिंग आजकल CFO करता है, उसे करनी पड़ती है। ट्रेजरी, कैश मैनेजमेंट का काम होता था CFO का, जबकि प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फॉर एग्जांपल बाय कस्टमर एंड प्रोडक्ट, पहले केवल कैश के मैनेजमेंट पर फोकस करता था CFO, लेकिन आज जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस को भी जो है ना देखता है, चाहे कस्टमर्स के थ्रू उसको प्रॉफिट अर्न हुए हो, चाहे प्रोडक्ट के थ्रू उसको प्रॉफिट अर्न हुए, उनका भी वो एनालिसिस करता है। प्रिपेयरिंग इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स फॉर द मैनेजमेंट, पहले उसका काम क्या होता था कि जो इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है मैनेजमेंट की, वो तैयार करना, मैनेजमेंट के लिए वो तैयार करना, लेकिन आज की डेट में वो डिसीजन मेकर भी हो गया है, उसे डिसीजन यानी डिसीजन अबाउट आउटसोर्सिंग के बारे में भी उसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, साथ साथ वो प्राइसिंग एनालिसिस भी करता है। प्रिपेयरिंग क्वार्टरली एनुअल फाइलिंग फॉर द इन्वेस्टर्स, वेयर एज डिसीजन अबाउट द आउटसोर्सिंग अंडर द CFO नाउ इज डूइंग। पहले CFO टैक्स फाइलिंग का काम भी करता था, आज उसको IT फंक्शंस भी देखने पड़ते हैं टैक्स फाइलिंग के साथ साथ, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम है वो भी वो CFO को ही बेसिकली करने पड़ते हैं। ट्रैकिंग अकाउंट्स पेबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल, उसका काम जो है, क्योंकि कैश मैनेजमेंट से रिलेटेड होता था पहले, तो अकाउंट्स रिसीवेबल या पेबल कितने हैं इनके बारे में ट्रैकिंग करता था, कि कहाँ कहाँ से पैसा उसने अरेंज जो है रिसीव कर लिया और कहाँ कहाँ उसको पेमेंट से करनी है। जबकि उसका आज की डेट में काम क्या है, ओवरसीइंग द HR फंक्शंस आल्सो, कि HR ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड फंक्शन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इस तरीके के काम भी आजकल CFO ही ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करने लगा है। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस मैनेजमेंट, वेयर एज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड समटाइम्स ओवरसीइंग दिस फंक्शन आल्सो। पहले जो है फाइनेंशियल मैनेजर CFO जो है वो क्या करता था, ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस का ही मैनेजमेंट करता था, लेकिन आजकल उसको उसके लिए स्ट्रेटेजीज भी बनानी पड़ती है कि किस प्रकार से एक्सपेंसेस को मिनिमाइज किया जाए, या किस प्रकार से जो है ना इन खर्चों को ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम किया जाए। रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड रिस्क मैनेजमेंट पर भी उसका जो है बेसिकली उसके ऊपर जो एक प्रकार का इसका बर्डन इंक्रीज हुआ है। तो ये जो है चेंजिंग रोल ऑफ CFO है आज के टाइम में, जो कि CFO का रोल बदलता जा रहा है। पहले CFO ये सब फंक्शंस परफॉर्म करता था ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आज उसको ये सब फंक्शंस भी परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो दिस इज कॉल्ड चेंजिंग रोल ऑफ द फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव इन द टुडेज वर्ल्ड इन कंपैरेटिव टू पास्ट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद रिलेटेड डिसिप्लिन। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड डिसिप्लिन कौन कौन से हैं, उससे रिलेटेड डिसिप्लिन की बात करें तो जैसे कि हमारे पास अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, उनके अंदर बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या संबंध है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, दैट इज टू बी नोन एज रिलेशनशिप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद रिलेटेड डिसिप्लिन। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका अदर रिलेटेड डिसिप्लिन के साथ कैसा रोल है, क्या संबंध है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज नॉट ए टोटली इंडिपेंडेंट एरिया, it draws heavily
or related disciplines and areas of study, namely economics, accounting, production, marketing, and quantitative methods. Even though these disciplines are interrelated, these are key differences among them. तो कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ देखेंगे, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका अपने से जैसी ही रिलेटेड डिसिप्लिन के साथ क्या संबंध है, किस प्रकार से वो उनके साथ अटैच्ड है और किस प्रकार से उनमें डिफरेंसेस हम कर सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, पहला पॉइंट हमारा क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। इन दोनों में हम लोग क्या देखना चाहते हैं, रिलेशनशिप चेक करना चाहते हैं। सॉरी। सबसे पहले बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फंड्स की, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फंड्स का क्या ट्रीटमेंट है और अकाउंटिंग में फंड्स का क्या ट्रीटमेंट है। अगर हम बात करते हैं इन अकाउंटिंग, the measurement of funds is based on the accrual principle, where accrual principle standing for whether the cash has been received or not received, we are considering that one only। इसको हम इसमें बेसिकली क्या करके चलते हैं, मेजर करके चलते हैं कि भाई अकाउंटिंग में जो फंड्स हैं उनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, एक्रूअल प्रिंसिपल के बेस पे। चाहे आपने खर्चे पेड किए या नहीं किए, पैसा आपने रिसीव किया या नहीं किया, हम उस सभी ट्रांजेक्शन को यहाँ रिकॉर्ड करके चलते हैं। जबकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम करते क्या है, बेसिकली कैश फ्लोज को फोकस करते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आया या कितना पैसा हमारे पास से गया। फ्लोज हेयर स्टैंडिंग फॉर इनफ्लोज, आउटफ्लोज और नो फ्लोज। सेकंड पॉइंट है इन दोनों में डिफरेंसेस का, डिसीजन मेकिंग। Chief focus of an accountant is to collect data and present the data under the accounting, whereas in the financial management, financial managers primarily responsibility relates to the financial planning, controlling and decision making। जिसमें फाइनेंशियल मैनेजर की जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किससे संबंधित होती है, वो संबंधित है हमारी उसके प्लानिंग से, कंट्रोलिंग से और डिसीजन मेकिंग से, कि किस प्रकार से वो जो है फाइनेंस को मैनेज करता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड डिसिप्लिन, जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अदर रिलेटेड डिसिप्लिन के साथ, तो उसमें हमारे पास क्या क्या डिस्कशन के लिए पॉइंट है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑल्सो ड्राज ऑन द अदर रिलेटेड डिसिप्लिन सच एज मार्केटिंग, प्रोडक्शन, क्वांटिटेटिव मेथड्स अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग। इन सब में हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। फाइनेंस का मतलब है कि मार्केटिंग अगर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है तो पैसा कहाँ से आएगा, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मार्केटिंग के साथ इस तरीके से हम रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है तो फाइनेंस कहाँ से अरेंज होगा, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड करेगा। या क्वांटिटेटिव मेथड्स कौन से होंगे जिनको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर डूइंग द एनालिसिस, ये सब के सब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उन सब के साथ इनका इनडायरेक्ट तौर पे या डायरेक्ट तौर पे रिलेशन एस्टेब्लिश किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, फाइनेंशियल मैनेजर्स should consider the impact of new product development and promotion plans made in the marketing area, since their plans will require capital and outlays and have an impact on the projected cash flow. Here, what do you mean by projected cash flow? Projected cash flow standing for the that cash flow where we are making the estimation that how much amount we have to be required for doing the such type of activity like marketing, production and the in the same manner and another activities। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसके अंदर टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग की, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग की, तो फाइनेंसिंग के चैप्टर में हमारे पास बेसिक टॉपिक रहेगा सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से हैं, उन सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में एक आउटव्यू। अगर हम सोर्स ऑफ फाइनेंस के बारे में बात करें तो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर बॉन्ड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर्स आर टू बी इंक्लूडेड इन द सोर्स ऑफ फाइनेंस। इनको हम डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज की, तो देयर आर मेनली टू वेज ऑफ क्लासिफाइंग द वेरियस फाइनेंशियल सोर्सेज बेस्ड ऑन द बेसिक सोर्स and based on the maturity of repayment period। based on the basic source के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो बेसिक सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग है, उनको हम इस तरीके से क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें कि हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं किसको, सोर्स ऑफ फाइनेंस को, जिसमें कि इंटरनल फाइनेंसिंग और एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। इंटरनल में केवल हम मनी
जो है बेसिकली रिटेन्ड अर्निंग से जो मिलती है उसको इंक्लूड करके चलते हैं। नाउ व्हाट इज रिटेन्ड अर्निंग हियर? रिटेन्ड अर्निंग हियर मींस accumulated profits which the organization has retained for the future prospects और future growth out of the total profit। तो जैसे उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। जबकि एक्सटर्नल सोर्स में हम बेसिकली इंक्लूड करते हैं किसको? डेट और बोरोड कैपिटल को एंड शेयर कैपिटल को। डेट एंड बोरोड कैपिटल का मतलब होता है उधार का पैसा, शेयर कैपिटल का मतलब होता है इन द फॉर्म ऑफ इशू ऑफ शेयर, जो पैसा हम कलेक्ट करते हैं आइदर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, कोई भी हम इशू करके पैसा कलेक्ट करें उसे हम क्या बोलते हैं? शेयर कैप, जो है ना शेयर कैपिटल बोलते हैं। बोरोड कैपिटल में हम बेसिकली अदर्स लाइक लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इनको शामिल करते हैं। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर को इंक्लूड किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन द मैच्योरिटी ऑफ रीपेमेंट और पेमेंट। मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट का मतलब है कि पैसा हम कितने समय में पेड करेंगे। अगर पैसा हम विद इन द ईयर प्रीपेड कर देते हैं दैट इज टू बी कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर उसको 3 से 5 साल के बीच में पेमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड मिड टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। यदि पैसे को हम लोग आफ्टर अ 5 ईयर पीरियड के बाद पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। So source of finance based on maturity of payment can be classified as long term, mid term and short term। लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस है? शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिबेंचर और बॉन्ड्स और डिफरेंट काइंड्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, वेंचर कैपिटल फंडिंग, एसेट सिक्योरिटाइजेशन या इंटरनेशनल फाइनेंस लाइक यूरो इशू और फॉरेन करेंसी लोन्स। इनमें से अगर मैं बात करूं तो इन दो के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10। अगर बाकियों के बारे में तो शायद आपको पता भी है। शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर क्या होते हैं? जो कि बाय इशूइंग द शेयर्स हम पैसा कलेक्ट करते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर इशू करके कलेक्ट करें, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर इशू करके कलेक्ट करें, दैट इज टू बी नोन एज शेयर कैपिटल। रिटेन अर्निंग्स का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने आउट ऑफ द प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से कुछ पैसा बचाकर रख लिया है फ्यूचर ग्रोथ के लिए या फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए, उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग्स। डिबेंचर या बॉन्ड्स का मतलब होता है बाय इशूइंग द लोन सिक्योरिटी। लोन सिक्योरिटी मींस लोन लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स या सर्टिफिकेट एक या एक्नॉलेजमेंट ऑफ लोन्स पब्लिक को इशू करके उनके बदले में जो पैसा कलेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं डिबेंचर्स। इट इज ए रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ टेकन द लोन फ्रॉम द पब्लिक। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है पब्लिक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़े बड़े उनसे उधार का पैसा अरेंज करना। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को अवेलेबल कराने के लिए। वेंचर कैपिटल का मतलब है कि दो फर्म आपस में मिलकर कोई फंडिंग करना स्टार्ट करती हैं, किसी पार्टिकुलर वर्क में पैसा लगाती हैं, दैट इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल फंडिंग। एंड एसेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है कि जो पार्टिकुलरली हमारी ऐसी एसेट्स जो कि इलिक्विड एसेट्स हैं, जो कि बहुत मतलब मार्केट में जिनसे कैश मिलने की संभावनाएं कम रहती हैं, उन एसेट्स को पार्टिकुलरली गिरवी रखकर लोन का अरेंजमेंट करना, उसे बोलते हैं एसेट सिक्योरिटाइजेशन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का मतलब है अरेंजिंग द फाइनेंस फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द होम कंट्री, यानी कंट्री के बाहर बाहर से पैसे को अरेंज करना क्या कहलाता है? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग कहलाता है। जिसमें हम बेसिकली किसको इंक्लूड करते हैं? यूरो इशू को करते हैं। यूरो इशू इज बेसिकली द अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री। फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री मीन्स होम कंट्री को छोड़कर बाहरी कंट्री से पैसे को अरेंज करना। इसमें बेसिकली हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे एडीआर, अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स, जीडीआर, ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिप्ट्स या एफसीसीबी, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। इनको हम इसमें बेसिकली शामिल कर सकते हैं। किस चीज के लिए? पैसे को फॉरेन मार्केट से अरेंज करने के लिए। ठीक है, एफसीसीबी का मतलब है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। मीडियम टर्म में अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर्स, जिनको कि एक फिक्स पीरियड के बाद पेमेंट हमें करनी होती है। पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 3 years, मीडियम टर्म लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, लीज फाइनेंसिंग और हायर परचेज फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, यूरो इशू एंड फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स। दीज आर द टाइप ऑफ मीडियम टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस।
नेक्स्ट वन है हमारा शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। अगर शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में बात करें तो ट्रेड क्रेडिट। व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट बेसिकली मींस गिविंग द क्रेडिट पीरियड बाय वन ट्रेडर टू अनदर ट्रेडर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो थोड़े समय के लिए, फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा के लिए ट्रेड क्रेडिट प्रोवाइड नहीं किया जाता, जो कि बेसिकली किसके द्वारा दिया जाता है? एक क्रेडिटर से, एक ट्रेडर से दूसरे ट्रेडर को इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि वो गुड्स को उधार में खरीद सकता है विदाउट मेकिंग द इमीडिएट कैश पेमेंट। यानी इमीडिएट कैश पेमेंट किए बिना वो इस पैसे को इस प्रकार का क्रेडिट पीरियड उनको दे सकता है, ताकि एक निश्चित समय के बाद उनको उनका पैसा मिल जाए। और ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस का एक मतलब टाइप है ट्रेड क्रेडिट। दूसरा है एक्रूड एक्सपेंसेस और डेफर्ड इनकम्स। अगर हम बात करते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस की, ठीक है, वैसे तो एक्रूड इनकम्स के साथ वर्ड यूज होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्रूड एक्सपेंसेस की तो इट्स स्टैंडिंग फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। कौन से खर्चे होते हैं? ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, जिनको कि हमें पेड करना है, इनको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। जबकि हम बात करते हैं डेफर्ड इनकम की, तो डेफर्ड इनकम बेसिकली होती है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम ऐसी इनकम जो कि कमाई तो नहीं लेकिन हमें एडवांस में मिल गई, उसे हम क्या बोलते हैं? डेफर्ड इनकम के नाम से जानते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स लाइक वर्किंग कैपिटल लोन्स फ्रॉम द कमर्शियल बैंक्स। और जैसे वर्किंग कैपिटल के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कमर्शियल बैंक से हमने पैसा उधार ले लिया, वो हमारा क्या कहलाएगा? शॉर्ट टर्म लोन्स कहलाएगा। फिक्स डिपॉजिट फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस, या एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, या वेरियस शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दैट कैन बी द that can be the short term source of finance. Now हम बात करते हैं ओनर्स कैपिटल या इक्विटी कैपिटल के बारे में। तो ओनर्स कैपिटल इक्विटी कैपिटल डिफाइन किया जाए तो क्या होता है? ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में रेज फंड्स फ्रॉम प्रोमोटर्स और फ्रॉम द इन्वेस्टिंग पब्लिक बाय वे ऑफ ओनर्स कैपिटल और इक्विटी बाय इशूइंग द ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स। यानी ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर इशू करके जब एक पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा कलेक्ट करती है तो दैट इज टू बी नोन एज इक्विटी कैपिटल और ओनर्स कैपिटल। जबकि हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के बारे में, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होती है? हमारी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है बेसिकली these are the special kind of shares. The holders of such shares enjoy priority both as regard to payment of fixed amount of dividend and also towards repayment of capital on winding up of a company. प्रेफरेंस शेयर का मतलब है ऐसे शेयर होल्डर से जिनके पास बेसिकली दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। एक तो उनको डिविडेंड जो है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले और फिक्स रेट से दिया जाता है। दूसरा उनकी कैपिटल की पेमेंट जब कंपनी बंद होती है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले उनकी कैपिटल की क्या की जाती है? पेमेंट की जाती है। तो ये तो था हमारा क्या? ओनर्स कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नेक्स्ट है इसमें हमारा एक वर्ड जो कि हमने पढ़ा था, डेट सिक्योरिटाइजेशन। अब धीरे धीरे हम जो है ना हर एक उसके बारे में पढ़ेंगे। डेट सिक्योरिटाइजेशन क्या होता है? डेट सिक्योरिटाइजेशन स्टैंडिंग फॉर सिक्योरिटाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच illiquid assets are pooled into marketable securities that can be sold to the investors. The process leads to the creation of financial instruments that represent ownership, interest in, and or are secured by segregated income producing assets or pool of assets. It means जो हमारे पास एसेट्स हैं उन एसेट्स को इस तरीके से मार्केट में मार्केटेबल सिक्योरिटी के तौर पे यूज करना कि हम मार्केट से आसानी से पैसा उधार ले सके और उनके बदले में सिक्योरिटीज को हम क्या रख सके? एज ए सिक्योरिटी के तौर पर गिरवी रख सके। नेक्स्ट है हमारा लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग क्या होती है? लीजिंग इज ए जर्नल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर एंड यूजर ऑफ द एसेट ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड लीजिंग। लीजिंग होता है बेसिकली हिंदी में पट्टे पर देना, किसी चीज को किराए पर देना, रेंट पर देना, जहां पर एक कंपनी दूसरी कंपनी को पार्टिकुलरली कोई एसेट्स किराए पर देती है, रेंट पर देती है। द एसेट इज परचेज्ड इनिशियली बाय द लेसर। लेसर मींस द कंपनी हु विल गिव it on lease or leasing company, and that thereafter leased to the users like lease company which pays a specified rent at a periodical intervals, that is to be known as lease financing। यानी कि ये किराया जो होता है हमें एक स्पेसिफाइड इंटरवल से 10 ईयर 15 ईयर 20 ईयर तक
हमें पेमेंट इसकी करनी होती है, उसे बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग, जिसमें कि हम एसेट्स को अपने लिए खुद के लिए परचेज ना करके उसको किराए पर ले लेते हैं यूटिलाइजेशन करने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कई बैंक जो है खुद की बिल्डिंग ना बनाकर पार्टिकुलरली बिल्डिंग को लीज पर ले लेते हैं 100 साल के 99 साल के पट्टे पर बेसिकली, जिसमें कि 99 साल होने के बाद वो अपनी पोजीशन को बदल देते हैं और दूसरा जो बिल्डिंग है उसको किराए पर ले लेते हैं। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, इससे पहले एक बात और मैं डिस्कस करूंगा लीज फाइनेंसिंग के बारे में। जनरली इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम अपना पैसा जो है फिक्स एसेट्स में ब्लॉक नहीं करना चाहते, वहां पर फंसाना नहीं चाहते। अगर हम कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी ना होकर कि भी फिक्स एसेट परचेज कर ली जाए, हम लीज पर ले सकते हैं कुछ समय के लिए। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन वो बिजनेस ठीक चलता है तो उस कंडीशन में हम अपनी पर्सनल एसेट्स को भी परचेज कर सकते हैं, या अगर बिजनेस सही से नहीं चला तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, लीज फाइनेंसिंग में जो हमने प्रॉपर्टी ली है उसका किराया देकर बिजनेस को वाइंड अप कर सकते हैं। तो लीज फाइनेंसिंग जनरली लैक ऑफ फाइनेंस की वजह से भी हम इसको यूटिलाइजेशन करते हैं। जहां पैसे की कमी होती है किसी फर्म के अंदर तो वो फिक्स एसेट में पैसा ना लगाकर किराए पर एसेट्स को लेकर भी बिजनेस को चला सकती है। शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस में अगर हम बात करें तो देयर आर वेरियस सोर्सेज अवेलेबल टू मीट शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ द फाइनेंस। द डिफरेंट सोर्सेज आर शोन अलोंग साइड, या कुछ डिफरेंट सोर्सेज दिखाए गए हैं। उन डिफरेंट सोर्सेज के बारे में यदि हम बात करें तो क्या है वो डिफरेंट सोर्सेज, आइए देखते हैं। सबसे पहला है बैंक एडवांस। बैंक एडवांस स्टैंडिंग फॉर द लोन टेकन फ्रॉम द बैंक। हमने बैंक से क्या ले लिया है, लोन ले लिया, दैट इज टू बी नोन एज बैंक एडवांस। व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट के बारे में मैंने बताया, जब ट्रेडर एक ट्रेडर किसी दूसरे ट्रेडर को गुड्स को खरीदने के लिए कुछ समय कुछ टाइम पीरियड प्रोवाइड करता है विदाउट गेटिंग द इमीडिएट कैश पेमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट बोलते हैं। यानी ट्रेडर के द्वारा दूसरे ट्रेडर को दी जाने वाला क्रेडिट पीरियड इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिट पीरियड। इसका प्रयोग बेसिकली किसके लिए करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। accrued expense and deferred income, I told you that accrued expenses standing for your outstanding expenses, ऐसे खर्चे जो कि अभी हमने पेड नहीं किए हैं, that is called outstanding expenses। और deferred income means unaccrued income, ऐसी इनकम जो कमाई नहीं है लेकिन हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, उसे हम क्या कहेंगे, डेफर्ड इनकम के नाम से जानते हैं। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब है कस्टमर्स ने पार्टिकुलरली किसी भी ऑर्डर को प्लेस करने से पहले हमें पैसा एडवांस में दे दिया है, या हमने उनसे रिसीव्ड इन एडवांस ले लिया है और अभी तक गुड्स जो है ट्रांसफर नहीं की है, दैट इज टू बी नोन एज एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स। कमर्शियल पेपर, कमर्शियल पेपर इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, बेसिकली इट इज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैसा इंस्ट्रूमेंट है ये, एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है शॉर्ट पीरियड के लिए जिसको हम बेसिकली यूज करते हैं। जो कॉरपोरेशंस होते हैं, वर्दी कॉरपोरेशन, जो जिनके पास पैसा बहुत ज्यादा है, बेसिकली वो इस प्रकार का कमर्शियल पेपर यूटिलाइज करते हैं इशू करने के लिए। और इनका मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 7 days to 1 year, 7 दिन से 1 साल के लिए कंसिडर्ड किया जाता है। उनको हम क्या बोलते हैं, कमर्शियल पेपर बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स के बारे में यदि हम बात करें तो ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं हमारे, ट्रेजरी बिल्स आर जनरली दोज बिल्स विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट और द आरबीआई और द पब्लिक कॉरपोरेशन, जो कि पैसा फंडिंग के लिए जो है बेसिकली काम करते हैं। और इनके बारे में भी अगर हम बात करें तो इनका मैच्योरिटी पीरियड भी नियर अबाउट 1 ईयर का होता है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम के लिए इनको हम बेसिकली इशू करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स भी अगर इनके मैच्योरिटी पीरियड के बारे में अगर बात की जाए तो मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, 7 days to 1 year के लिए हम इनको जो है ना इशू करते हैं। दूसरा, ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। ये तीनों के तीनों हमारे बेसिकली क्या है, शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के नाम से जाने जाते हैं। दीज आर टू बी नोन एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। अगर कोई एग्जाम्पल के तौर पर पूछे तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है ये हमारे। ट्रेड क्रेडिट इज ऑल्सो ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है हमारा फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, रेशो एनालिसिस। अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल
एनालिसिस एंड प्लानिंग के बारे में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है हमारी? फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब होता है कि किस प्रकार से हम फाइनेंस को जो ना प्लान करते हैं कि भाई किस प्रकार से पैसा हम अरेंज करेंगे और कहाँ पर उसको लगाएंगे रिगार्डिंग टू द कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी। लाइक मीन कैपिटल स्ट्रक्चर का हमें पढ़ना है इसका कि भाई पैसा हमारा किस प्रकार से यूटिलाइज किया जाएगा, या कहाँ कहाँ हम डेट्स का पैसा यूज करेंगे और कहाँ कहाँ हम इक्विटी का पैसा यूज करेंगे। उसके लिए जो प्लानिंग हम करते हैं वो हम बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर उसको डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर इनको डिस्कस करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ रेशोज हमें दिए गए हैं। उन रेशोज के आधार पर हम बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो रेशो एनालिसिस में टाइप्स ऑफ रेशोज कौन कौन से हैं और उनका एप्लीकेशन क्या है, किस प्रकार से वो डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करते हैं। और टाइप्स ऑफ रेशोज में बेसिकली हमने पहले भी ये टॉपिक डिस्कस किया है। इसमें हम चार प्रकार के रेशोज के बारे में पढ़ते हैं। एक है लिक्विडिटी रेशो या शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, दूसरा है लीवरेज रेशो या लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो, तीसरा है एक्टिविटी रेशो, एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस रेशो, और नेक्स्ट वन है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। तो ये चार प्रकार के रेशो हमारे पास है पढ़ने के लिए। पहला लिक्विडिटी, दूसरा लीवरेज, तीसरा एक्टिविटी, चौथा हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, इन चारों रेशो के बारे में हम डिटेल से ये होते क्या हैं, इनके क्या फॉर्मूले हैं, कैसे ये कैलकुलेट किए जाते हैं, कैसे इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। और एक पॉइंट हमारा इस चैप्टर में डिस्कस करने का रहेगा, रिलेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद अदर डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग, कि इसका दूसरे डिसिप्लिन के साथ क्या संबंध है। हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पर थोड़ा सा हम और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। अगर हम अलोंग साइड देखें तो हमारे पास ये एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अंदर यही रेशियोज जो है डिस्कस किए गए हैं। टाइप्स ऑफ रेशियो में भाई लिक्विडिटी रेशियो क्या होते हैं, लिवरेज क्या है, लिवरेज में हम कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो और कवरेज रेशियो को कंसिडर करते हैं। एक्टिविटी रेशियो या परफॉर्मेंस रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो क्या होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम किन रेशियोज को पढ़ते हैं जो कि सेल से रिलेटेड होते हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो है ना इसमें हम चेकआउट करते हैं या एनालिसिस करते हैं ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कितने पैसे की हमें रिक्वायरमेंट है, या रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन और द इन्वेस्टर्स, उनके साथ इसका क्या संबंध है, इनके बारे में यहाँ डिस्कशन करके हम लोग चलते हैं। चलिए आइए वन बाय वन हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेशो एंड इट्स टाइप्स के बारे में। सो रेशो एनालिसिस इज ए कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट नंबर्स। एक मिनट रुकिएगा। रेशो एनालिसिस क्या है? इज ए कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम द बैलेंस शीट। डिफरेंट नंबर्स का मतलब है द न्यूमेरिकल डाटा विच आर टू बी प्रेजेंटेड इन द either in balance sheet or the income statement. Income statement is your statement of P&L and cash flow statement against the figures of previous year and other companies and the industry or the even the economy in general for the purpose of financial analysis. The type of ratios are given alongside. हमने देखे जो साइड में हमने फिगर देखा था वो इसी से रिलेटेड था। आइए बात करते हैं रेशोज की समरी के बारे में कि क्या होते हैं ये रेशोज और किस प्रकार से इनको कैलकुलेट किया जा सकता है। उससे रिलेटेड नीचे एक टेबल दी गई है, इस टेबल को हम देखते हैं। इस टेबल में सबसे पहला रेशो जो इस टेबल में जो सबसे पहला रेशो हमें दिया गया है वो क्या है? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो क्या होता है? लिक्विडिटी रेशो मींस दैट रेशो व्हिच शोज द शॉर्ट टर्म solvency power of a firm, which establishes a relationship between current assets, current liabilities, cash and marketable securities and liquid assets etc. इनके बीच में क्या करता है? रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। उसे क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशो बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशो बोलते हैं। लिक्विडिटी रेशो में बेसिकली हम तीन प्रकार के रेशो शामिल करते हैं। 12th लेवल पर अगर बात करें तो केवल दो ही रेशो पढ़े जाते हैं, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। एंड थोड़ा सा हायर अगर हम चले जाएं तो कैश रेशो भी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। करंट रेशो का मतलब होता है करंट एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, वेयर वी हैव डिस्कस्ड ए lot of thing about the current assets, it including the CIT, CSO. These are the elements which are to be included in the current assets. And under the current liabilities अगर हम बात करें
तो हमने पढ़ा था STOS, एस्टोस, जिसको कि हमने पढ़ा था कि करंट लायबिलिटीज इंक्लूड की जाती है। नाउ यहाँ क्या है इनका मतलब, सी का मतलब है कैश करंट इन्वेस्टमेंट, आई का मतलब है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मैंने आपको बताया था कि हम कुछ इन्वेंट्रीज को छोड़ देते हैं जिनमें लूज टूल्स, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, इनको हम शामिल नहीं करते हैं। टी मतलब ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें डेटर्स प्लस बीआरस को यूटिलाइज करते हैं। डेटर्स के अंदर हम लेस प्रोविजन करके अमाउंट को कंसिडर करते हैं। सी स्टैंडिंग फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जो विद इन 3 मंथ्स कैश में कन्वर्ट होने की कैपेसिटी रखते हैं, उन्हें हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। एस स्टैंडिंग फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द आउटसाइडर्स, जो कि एक साल या उससे कम समय के लिए जनरली कंपनी ने लोगों को उधार का पैसा प्रोवाइड किया है। एंड ओ स्टैंडिंग फॉर अदर करंट असेट्स, जो कि हम बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड टू करते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस, टैक्स पेड इन एडवांस एंड एक्रूड इनकम तक। एस टोस में एस का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट एटसेट्रा हम शामिल करते हैं। ट्रेड पेबल्स में हम शामिल करते हैं बीपीज प्लस क्रेडिटर्स को, और अदर करंट लायबिलिटीज में हम शामिल करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनएक्रूड इनकम्स एटसेट्रा को। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में बेसिकली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम इंक्लूड करके चलते हैं। तो इनके फॉर्मूले क्या है करंट रेशो के, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स बटे करंट लायबिलिटीज, और कैश रेशो को निकालने का फॉर्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडिंग बाय करंट लायबिलिटीज। अगर इनके हम आइडल रेशो के बारे में बात करें तो करंट रेशो का आइडल रेशो कितना होता है हमारा 2:1, और ये लिक्विड रेशो का 1:1, और कैश रेशो को बेसिकली हम एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो के नाम से भी जानते हैं। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो कैसे निकाला जाता है, उसका ये फॉर्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंसेस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटीज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि कैश रेशो इज इक्वल टू, तो कैश रेशो क्या है आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो बेसिकली होता क्या है कि जो भी रेगुलर डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, उन डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो खर्चे, जो रेशो हम निकालते हैं, जानने के लिए जो रेशो हम निकालते हैं उसको बोलते हैं बेसिक डिफेंस इंटरवल रेशो। और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है कैश एंड बैंक बैलेंस प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी डिवाइडिंग बाय ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस में नंबर ऑफ डेज। हेयर नंबर ऑफ डेज कंसीडरिंग दैट कि भाई ऐसे एक्सपेंसेस को हम यहाँ छोड़ देते हैं जो कि नॉन कैश होते हैं, क्योंकि उनको पेड करने के लिए हमें पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे डेप्रिसिएशन है एक नॉन कैश एक्सपेंस है, एसेट्स में से माइनस होता है, तो उसको हम यहाँ घटाने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेसिकली हम ले लेंगे उन खर्चों को जो कि कैश में पेड किए जाते हैं। इसका पर्पज क्या है, इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू मीट रेगुलर कैश एंड एक्सपेंडिचर्स। नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, जो भी हमारे पास आता है उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो डिवाइडिंग बाय करंट लायबिलिटीज। इट इज मेजर ऑफ कैश फ्लो टू डिटरमाइन द एबिलिटी ऑफ बिजनेस टू सर्वाइव द फाइनेंशियल क्राइसिस। जनरली जो फंड फ्लो स्टेटमेंट होता है उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो हम तैयार करते हैं उसका पर्पज यही होता है टू नो द और डिटरमाइनिंग द एबिलिटी ऑफ द funds of the business, or in the cash flow statement we will check out that how much cash has inflows or outflows during the accounting period. हेलो, जी मैम। नंबर ऑफ डेज में बेसिकली हम लोग इंक्लूड करते हैं उन खर्चों को जो कि नॉन कैश खर्चे होते हैं, जिनके हम एक्सपेंसेस जो है ना पेड नहीं करते, एक्सपेंस जिनके जिनके अगेंस्ट पैसा हमारा आउटफ्लो में नहीं जाता। इस रेशो का क्या मतलब है, ये रेशो हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि भाई जो डेली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं, रेगुलर जो एक्सपेंसेस हम पेड करते हैं ऑन द डेली बेसिस, उन खर्चों की कैपेसिटी के बारे में बताता है, उन खर्चों के पेमेंट पे आउट रेशो के बारे में बताता है। जबकि नंबर ऑफ डेज में हम उन खर्चों को यहाँ छोड़ देते हैं जो कि नॉन कैश चार्ज होते हैं। यहाँ नंबर ऑफ डेज को आप नॉन कैश एक्सपेंसेस में कन्वर्ट कर लें प्लीज, ये नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके मैम। नेक्स्ट है नेट वर्किंग कैपिटल रेशियो, करंट रेशियो माइनस में करंट लायबिलिटीज। आई होप ये क्लियर है आपको।
नेक्स्ट है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो। देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो बेसिकली इंक्लूड करता है हमारे ये जो रेशियोज हैं उनमें बेसिक रेशियोज हम क्या इंक्लूड करते हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू टोटल एसेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो कि हम आगे कवरेज रेशियो में भी डिस्कस करेंगे। इनके अलावा मेरे पास और कौन कौन से रेशियोज हैं, इक्विटी रेशियोज, डेट रेशियोज एंड कैपिटल गियरिंग रेशियोज। अगर हम बात कर रहे हैं इक्विटी रेशियोज के बारे में, तो इक्विटी रेशियो का मतलब होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी बटे कैपिटल इंप्लॉयड, वेयर इट मींस टू से कि जो हमारा ओनर्स का पैसा है वो उसमें उसके थ्रू कितना हमने टोटल एसेट्स या टोटल कैपिटल में कितना पैसा लगाया हुआ है। नहीं, अगर टोटल कैपिटल हमारे पास डेट्स प्लस इक्विटी होती है तो कितना पैसा हमारा इक्विटी का उसमें इंप्लॉयड है, दैट इज टू बी नोन एज इक्विटी रेशियो। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें डेट रेशियो की, तो इट इंडिकेट्स द यूजेज ऑफ द आउटसाइडर फंड्स, कि हमने बाहर का कितना पैसा यूटिलाइज कर रखा है, ये इसके बारे में इंडिकेशन हमें देता है। टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज ओवर टोटल डेट्स प्लस नेट वर्थ। Here net worth, you know very well that net worth standing for total assets माइनस में लाइबिलिटीज को हम नेट वर्थ के नाम से जानते हैं। Here current liability standing for the net worth। डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज बटे शेयर होल्डर फंड्स। डेट्स स्टैंडिंग फॉर टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज विच मींस लॉन्ग टर्म डेट्स। And in the long term debts, what we are including? We are including basically long term borrowings and long term provisions. And shareholder fund or shareholder equity standing for the amount of share capital and reserves and surplus। इन दोनों का जो हम रेशियो निकालते हैं तो ये क्या बताते हैं, इट इंडिकेट्स द कंपोजिशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ डेट एंड इक्विटी, कि भाई जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हमारा उसमें डेट और इक्विटी का कंपोजिशन क्या है, यानी मिक्सअप क्या है, उनका आपसी मतलब आप कह सकते हो कि मिक्सचर कितना कितना पैसा हमने उधार का लगा रखा है और कितना इक्विटी का लगा रखा है। डेट टू टोटल एसेट रेशियो, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज डिवाइडिंग बाय टोटल एसेट्स, और समटाइम्स यू कैन सी इट एज टोटल एसेट्स ओवर टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज, या आपको कहीं कहीं पर ये ऐसे भी मिल सकता है कि टोटल एसेट्स बटे लॉन्ग टर्म डेट्स। तो एग्जैक्टली अगर मान लीजिए फॉर्मूला बेस्ड आ जाए तो टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बटे टोटल एसेट्स आप लोग करें तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल डेट्स टू टोटल एसेट रेशियो। इसका बेसिक पर्पज क्या होता है, ये चेक करना कि कितनी एसेट्स हमने उधार के पैसे से फाइनेंस की हुई है, यानी उधार का पैसा कितना हमने फिक्स एसेट्स में या करंट एसेट्स या फिक्स एसेट्स में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है। कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो का मतलब होता है पार्टिकुलरली, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रकार का जो हमारे ऐसी ऐसी कैपिटल जिसके ऊपर हमें फिक्स रेट से अमाउंट पेड करनी होती है। जनरली दो प्रकार की कैपिटल को हम फिक्स्ड कैपिटल के तौर पे कंसीडर करते हैं, एक तो हमारे डिबेंचर्स होते हैं, दूसरा हमारा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर का के ऊपर क्योंकि हम फिक्स रेट से डिविडेंड पेड करते हैं और डिबेंचर पर हम फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेड करते हैं, इसलिए उन दोनों को हम पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस बात को जज करने के लिए हम बेसिकली क्या निकालते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालते हैं। इट शोज द प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग कैपिटल है जिसमें हम डिबेंचर्स प्लस प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को शामिल करते हैं, इनका बेसिकली प्रोपोर्शन इक्विटीज के साथ क्या है, यानी हमारा जो शेयर होल्डर फंड है उनके साथ इनका क्या मिक्सअप है, कितना पैसा हमने इनका इंक्लूड कर रखा है। पर्पज होता है इसको जानने का कि वेदर ट्रेड ऑन इक्विटी विल बी बेनिफिशियल और नॉट। एक कंसेप्ट है ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट, ट्रेड ऑन इक्विटी, इसको जानना हमारा बेसिकली पर्पज होता है इस रेशो के द्वारा, कि अगर हमारा उधार का पैसा हमने लगा रखा है इक्विटीज के साथ तो क्या हमारा ईपीएस अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होगा, या होगा तो किस एक्सटेंट तक होगा, किस लिमिट तक होगा, और उसके इंक्रीज होने की कंडीशंस क्या रहेंगी। बेसिकली हम इसमें ये देखते हैं कि जो भी फिक्स कॉस्ट पेड करते हैं उन फिक्स कॉस्ट में एक तो ये चेक किया जाता है कि वो एक टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस हो, और जो भी आप वो अमाउंट पेड कर रहे हैं एज एन फिक्स कॉस्ट के तौर पर वो जो है ग्रेटर लेस देन हमारा ROI हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, जो पैसा हमने लगा रखा है उससे कम हो। अगर उससे कम है और टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं फिक्स कॉस्ट बियरिंग, तो डेफिनेटली ये रेशियो हमारे लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। इस रेशियो से जो रिजल्ट आएंगे वो हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट होंगे। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी फंड।
इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल गियरिंग रेशो को? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस अदर बोरोड कैपिटल, ऐसी कोई भी कैपिटल जो उधार लेके आपने पैसा लगा रखा है, और डिवाइडिंग बाय इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस में लॉसेस। हियर रिजर्व्स एंड सरप्लस itself indicating the net reserves and surplus, so माइनस लॉसेस करने की जरूरत नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में लॉसेस ऑलरेडी एडजस्टेड होते हैं, तो आप इसका फॉर्मूला रख सकते हैं प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर प्लस अदर बोरोड फंड डिवाइडिंग बाय शेयर होल्डर फंड। इक्विटी शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्सेप्टिंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर फंड कंप्लीट तौर पर अगर बात करें तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी जोड़ी जाती है, तो उसको हमने छोड़ देना है यहाँ पर। नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी का मतलब होता है ओनरशिप, ओनरशिप रेशियो, यानी ओनरशिप का मतलब है इक्विटी टू टोटल एसेट रेशियो। इसका अगर हम नाम रखें तो इक्विटी टू टोटल एसेट होता है, ये इक्विटी टू टोटल एसेट। तो इक्विटी का टोटल एसेट्स के साथ क्या संबंध है, कितना पैसा हमने टोटल एसेट्स में इक्विटीज का इन्वेस्ट कर रखा है, या क्या प्रोपोर्शन है टोटल एसेट्स के अंदर शेयर होल्डर्स का, इसको हम चेक करते हैं किससे? प्रोप्राइटरी रेशियो से चेक करते हैं। सो प्रोप्राइटरी फंड बटे टोटल एसेट्स, that is to be known as proprietary ratio. It measures the proportion of total assets financed by shareholders. Sometimes it is to be calculated in percentage form, so at that time you can multiply it by 100 it, तो ये परसेंटेज में आपके सामने निकल कर आ जाएगा। देखिए प्रोप्राइटरी रेशियो और एक रेशो होता है हमारा कौन सा, डेट टू टोटल एसेट रेशो, दोनों का अगर हम सम कर लें प्रोपोर्शनेटली तो ये डेट इक्विटी रेशो को डिनोट करेगा। तो ये भी थोड़ा सा आप यहाँ ध्यान रखें कि आपसे क्वेश्चन में ये दे सकता है कि प्रोप्राइटरी रेशो यदि आपका इतना है, डेट रेशो आपका इतना है, तो आप प्रोपोर्शनेटली बताइए कि आपका, सॉरी, डेट टू टोटल एसेट रेशो आपका इतना है, तो प्रोपोर्शनेटली बताइए कि आपका डेट इक्विटी रेशो क्या है। इसकी कैलकुलेशन वो हमसे यहाँ पर रखवा सकता है, पूछ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कवरेज रेशोज का। कवरेज रेशोज बेसिकली क्या है, जैसे कि नाम ही बता रहा है, कवर करने के लिए जो रेशो, नहीं कवर क्या, जो उधार का पैसा लिया है, जो प्रेफरेंशियल कैपिटल इन्वेस्ट की है, उनको हम टाइमली उनका जो फिक्स कॉस्ट है वो पेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस चीज के बारे में जानने के लिए हम क्या रेशो निकालते हैं, कवरेज रेशो निकालते हैं। सो कवरेज रेशो में पहला रेशो हमारा डेट सर्विस कवरेज रेशो, जो ब्रॉडली बैंकों के द्वारा यूज किया जाता है, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कि लोन प्रोवाइड करते हैं किसी कंपनी को, उनके द्वारा ये यूटिलाइज किया जाता है। इसके आधार पर हम ये चेक करते हैं कि जो फर्म की कमिटमेंट्स हैं कि वो डेट्स पर उनकी सर्विसेज, यानी सर्विसेज इन द टर्म ऑफ इंटरेस्ट है या इंस्टॉलमेंट है, वो आइडली पेड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम अगर आइडल रेशो का डिस्कशन करें तो ये हमारा टू टाइम्स बेसिकली आइडल रेशो कंसिडर किया जाता है। जनरली कवरेज रेशो टाइम्स में हम निकालते हैं, टाइम्स में हम इसको निकालते हैं, टाइम्स में कैलकुलेट किए जाते हैं। और यदि 2 गुना प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल है तो हम, मतलब जो हम इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं उनसे दुगना प्रॉफिट अगर हमारे पास है, तो हम ये मानते हैं कि हम आसानी से अपने कमिटमेंट्स, या फर्म आसानी से, कंपनी आसानी से अपने कमिटमेंट्स पूरे कर सकती है। उसे हम क्या कहेंगे, डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग अवेलेबल फॉर डेट सर्विस डिवाइडिंग बाय इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट। इंटरेस्ट प्लस इंस्टॉलमेंट यानी कि कंप्लीट डेट के बारे में बात हुई है कि भाई इंटरेस्ट और साथ साथ में उसकी इंस्टॉलमेंट भी हम पे करने के कंटेक्ट, मतलब पे करने के लिए एबल है या नहीं है। सॉरी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ये सिर्फ और सिर्फ जो डेट्स हमने उधार ले रखा उसके ऊपर जो उसकी सर्विस है, इंटरेस्ट या कॉस्ट है, उसको पेड करने के लिए निकालते, कैलकुलेट करते हैं। और इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, इसके लिए हम कंसीडर करते हैं बेसिकली ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडिंग बाय इंटरेस्ट चार्ज। जो हमने प्रॉफिट बेसिकली कमाए हैं बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसको अगर हम टोटल जो हमने इंटरेस्ट पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर उससे डिवाइड कर दें तो इट विल बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। और यदि एक से ज्यादा है तो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये एक से ज्यादा का मतलब कितना भी हो, यदि एक से ज्यादा का मतलब ये कि भाई एटलीस्ट उतना प्रॉफिट तो होना चाहिए जितना कि हमें इंटरेस्ट पेड करना है। नेक्स्ट है प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। प्रेफरेंस शेयर पर जो डिविडेंड हम पेड करते हैं, क्या हम उसको कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए हम जो रेशो निकालते हैं उसको बोलते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। और इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस,
क्योंकि टैक्सेस घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वही तो हम डिविडेंड के तौर पे बांटते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कैलकुलेट करके चलते हैं, आफ्टर टैक्सेस डिवाइडिंग बाय जो प्रेफरेंस को आप डिविडेंड पेड करते हैं एज ए लायबिलिटी, और ये भी एक से ज्यादा हो, एक से बड़ा हो तो हमारे लिए क्या होता है, बेनिफिशियल माना जाता है। नेक्स्ट है फिक्स्ड चार्ज कवरेज रेशो। फिक्स चार्ज का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो कि बेसिकली हमें हर हालत में देने ही देने हैं। हालत में देने ही देने का मतलब है प्रॉफिट हो या ना हो तो भी हम इन्हें पेड करेंगे। तो उस कंडीशन में हमें देखना होता है कि जो हमारा कैश इनफ्लोज है बिफोर द इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, क्या वो सारे के सारे फिक्स्ड फाइनेंसिंग चार्जेस को कवर कर पा रहा है। जैसे कि डेप्रीशिएशन है, उसको हमने इसमें प्लस कर लिया है, इसका मतलब ये है कि डेप्रीशिएशन चाहे लाभ हो चाहे ना हो, प्रॉफिट हो या ना हो, उस कंडीशन में डेप्रीशिएशन तो लगेगा ही लगेगा एसेट्स के ऊपर। अगर डेप्रीशिएशन एसेट्स पर लगेगा तो इसका मतलब है सॉरी, तो इसका मतलब है कि हमें वो भी कवर करना है। उस चीज को देखने के लिए हम इस रेशो को कैलकुलेट करते हैं। दिस रेशो shows how many times to cash flow before interest and taxes covers all fixed financing charges. The ideal ratio for this is greater than 1. It is to be calculated as EBIT plus depreciation dividing by interest प्लस रीपेमेंट ऑफ लोन डिवाइडिंग बाय 1 माइनस में टैक्स रेट। 1 माइनस में टैक्स रेट करने का पर्पज इसलिए होता है कि क्योंकि टैक्स जो है हमारी कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। टैक्स जो है हमारी कॉस्ट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। मान लीजिए अगर मैंने 10% डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं जिसके ऊपर 10% की रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाएगा, तो वो 10% जो इंटरेस्ट पेड किया जाएगा यदि इसके ऊपर टैक्स रेट 30% है तो नियर अबाउट 3% हमारा जो है कॉस्ट वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन करेंगे। एक्टिविटी रेशोज एंड एफिशिएंसी रेशोज और परफॉर्मेंस रेशोज और टर्नओवर रेशोज, इनमें से किसी भी नाम से रेशोज आ जाए तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी, परफॉर्मेंस या टर्नओवर रेशोज, यानी सेल्स रेशोज बेसिकली कहलाते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशोज कौन से रेशोज होते हैं हमारे, टोटल एसेट टर्नओवर रेशोज का मतलब होता है वो रेशो जो कि सेल्स और एवरेज टोटल एसेट्स के बीच में रिलेशंस को बताए, उनको बोलते हैं टोटल एसेट टर्नओवर रेशो। इनको निकालने के लिए हम बेसिकली सेल्स का यूटिलाइजेशन करते हैं। अगर सेल्स गिवन ना हो तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब सेल्स गिवन ना हो। हियर सेल्स स्टैंडिंग फॉर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडिंग बाय एवरेज टोटल एसेट्स, a measure of total assets utilization. It helps to answer the question what sales are being generated by each rupees, यानी एक रुपए से जो टोटल पार्टिकुलरली सेल्स है वो कितनी हमें हमारी सेल्स जो है जनरेट हो रही है। नेक्स्ट है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। देखिए टोटल एसेट्स को सिंपली फिक्स्ड एसेट्स में कन्वर्ट किया है, फॉर्मूला वही रहेगा बट में सिर्फ हम फिक्स्ड एसेट्स ले आएंगे। एंड दिस रेशियो इज अबाउट फिक्स्ड एसेट्स कैपेसिटी। जो फिक्स्ड एसेट्स है हमारी उनकी क्या कैपेसिटी है, ए रिड्यूसिंग सेल्स और प्रॉफिट बीइंग जनरेटेड फ्रॉम ईच रुपी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स में इंडिकेट ओवर कैपेसिटी और पुअर परफॉर्मिंग इक्विपमेंट। अगर मान लीजिए हमारी एक रुपए से जो एक रुपए के कंपैरेटिवली जो हम सेल्स की बात कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि जो भी पैसा हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उससे हमारी सेल्स में क्या इंक्रीमेंट आ रहा है। यदि वो सेल्स घट रही है तो ये रेशो में ये बताता है कि हम अपनी फिक्स्ड एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। कैपिटल टर्नओवर रेशो, कैपिटल टर्नओवर रेशो स्टैंडिंग फॉर, कैपिटल हेयर स्टैंडिंग फॉर नेट एसेट्स। नेट एसेट्स हमारी होती हैं आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन, उसको हम नेट एसेट्स बोलते हैं। ये भी सेल्स ओवर नेट एसेट्स हम कैलकुलेट करते हैं। दिस इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी टू जनरेट सेल्स पर रुपी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो पैसा हमने लॉन्ग टर्म एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है उन पार्टिकुलरली लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा लगा रखा है उससे पर रुपी सेल्स हमारी क्या जनरेट हो रही है, या उससे हम पर रुपी कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हैं, उन एसेट से कितना पैसा हम जो है ना जनरेट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसके लिए बेसिकली हम यूज करते हैं सेल्स, और अगर इनमें सेल्स हमारे पास नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी क्या होती है, इसको हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं। इनको निकालने का केवल एक ही तरीका, मतलब दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। या तो आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर है तो उनमें से आप माइनस करिए ग्रोस प्रॉफिट, अगर ग्रोस लॉस हो तो उसे आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा,
कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या फिर दूसरा तरीका है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस में नेट परचेजेस प्लस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो भी आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम सॉरी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ना आ जाती है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या कोई भी रेशियो है, यदि हमारे पास सेल्स अवेलेबल नहीं है तो हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से उन रेशियोज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या बताते हैं, एफिशिएंसी के बारे में बताते हैं। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म टू यूज वर्किंग कैपिटल, यानी जो वर्किंग कैपिटल है करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज, उनका हम किस तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे हैं, इसके बारे में हमें ये रेशियोज डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को देखिए, इन्वेंट्री बेसिकली किससे बिलोंग करती है, हमारी इन्वेंट्री बिलोंग्स करती है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, इसलिए हम पहले इसमें क्या रखते हैं, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको प्रेफरेंस देते हैं। अगर ये नहीं है या इसको मैं नहीं निकाल पा रहा हूं तो आप रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडिंग बाय एवरेज इन्वेंट्री इज टू बी कॉल्ड एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। इन रेशियोज के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है रेशियो एनालिसिस का, उसमें मैंने डिटेल से इन रेशियोज के बारे में डिस्कस किया, तो वहां पर भी इनको देख सकते हैं। इट मेजर्स द एफिशिएंसी ऑफ फर्म टू मैनेज इट्स इन्वेंट्री, जो हमारी इन्वेंट्री होती है उसको हम कितने इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, इस रेशियो के बारे में हमें जो बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। नेक्स्ट है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर का मतलब होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इनको हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं, जिनका पर्पज होता है जो क्रेडिट हम सेल्स करते हैं उनसे जो पैसा हमें मिलेगा उसको हम कितने इफेक्टिव तरीके से मैनेज करते हैं। तो इनको निकालने का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स, हियर क्रेडिट सेल्स स्टैंडिंग फॉर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटे एवरेज अकाउंट रिसीवेबल या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल में हम बेसिकली शामिल करते हैं डेटर्स को प्लस बिल्स रिसीवेबल्स को, इनको हम लेकर चलते हैं, इनके ओपनिंग बैलेंस और इनके क्लोजिंग बैलेंस को जोड़कर 2 से भाग कर दें तो एवरेज आ जाएगा। यदि ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर गिवन नहीं है, केवल और केवल क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग बीआर दिए हैं, तो वही हम एज एन एवरेज अकाउंट रिसीवेबल या ट्रेड रिसीवेबल या डेटर के तौर पे कंसीडर करके चलते हैं। और ये रेशियोज हमें बताते हैं कि जो रिसीवेबल्स हैं उनको हम कितना इफेक्टिवली मैनेज कर पा रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी को यहाँ मेजर करके चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर रिसीवेबल डेटर्स वेलोसिटी। रिसीवेबल डेटर वेलोसिटी को हम बेसिकली बोल देते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। इसको निकालने का एक सीधा सीधा सा फॉर्मूला होता है कि जितने भी, अगर आप इसको डेज में निकालना चाहते हैं तो 365 बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से आप इसको डिवाइड कर दें तो आपके पास निकल जाएगा रिसीवेबल डेटर वेलोसिटी। और पेबल टर्नओवर रेशियो अगर आप निकालना चाहते हैं तो 365 को डिवाइड कर दें ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो से, तो आपका निकल जाएगा डेटर सॉरी पेबल टर्नओवर रेशियो। सॉरी ये मैंने गलत बता दिया यहाँ पर, पेबल टर्नओवर रेशियो का मतलब होता है दैट रेशियो व्हिच इज टू बी कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द क्रेडिट परचेजेस ओवर अकाउंट्स पेबल, एवरेज अकाउंट्स पेबल। जैसे कि डेटा टर्नओवर रेशियो निकाला था वैसे ही ये पेबल टर्नओवर रेशियो, इसको हम बोलते हैं ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, जिसमें ट्रेड पेबल में हम क्या चीज शामिल करके चलते हैं, क्रेडिटर्स प्लस में बीपीज, क्रेडिटर्स प्लस में बीपीज, उनको हम शामिल करके चलते हैं, उनका एवरेज निकालते हैं, एवरेज से डिवाइड करते हैं किसको, एनुअल नेट क्रेडिट परचेजेस को, और इनके आधार पर हम ये चेक करते हैं कि हमारी वेलोसिटी ऑफ पेबल ऑफ पेमेंट कितनी है, और उसको निकालने का जो फॉर्मूला वो ये है 365 बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। उसके आधार पर हम क्या निकाल पाते हैं, वेलोसिटी ऑफ पेबल पेमेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बेस्ड ऑन सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में हम बेसिकली शामिल करते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो को, नेट प्रॉफिट रेशियो को, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो को। मुख्य नतीजे जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इन तीनों को हम यदि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे सामने निकल कर आते हैं ग्रोस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इन तीनों को हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से कैलकुलेट करते हैं। ग्रोस प्रॉफिट के अंदर यदि आप ऐड कर दें ऑपरेटिंग इनकम को
और लेस कर दें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो आपके पास निकल कर आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद यदि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर आप प्लस कर लें नॉन ऑपरेटिंग इनकम को, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को और लेस कर दें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को, तो आपके पास निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट से यदि हमें ग्रोस प्रॉफिट पर जाना है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर जाना है तो हम वाइस वर्सा कर देंगे और हमारे पास निकल कर आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट। देखिए ग्रोस प्रॉफिट सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट से रिलेटेड हम एक बात यहाँ समझेंगे। जो हमारा ऑपरेटिंग रेशो होता है, ऑपरेटिंग रेशो जो कि यहाँ पर हमारे को गिवन है ऑपरेटिंग रेशो, जो कि हम कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडिंग बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। इन दोनों का जो परसेंटेज होता है दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज 100। इन दोनों को हम इन टोटल 100% के इक्विवेलेंट रखते हैं, क्योंकि जो सेल्स है उस वजह से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है और जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है, वो टोटल दोनों का मिलाकर हमारी सेल्स बनती है। तो सेल्स के कंटेक्ट में ये 100% इक्विवेलेंट होते हैं। यदि हमें ऑपरेटिंग रेशियो दिया है 70%, तो इसका मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा हमारा 30%। अगर ये हमें दिया है 0.5 या 0.8, तो इसका मतलब है ये हमारा कितना होगा 0.2, क्योंकि 100% विल बी इक्वल टू 1, तो उसको हम एक के बराबर कंसीडर करके चलते हैं। एक्सपेंस रेशियो, देखिए एक्सपेंस रेशियो में हमने बेसिकली किन को शामिल किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो एंड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस रेशियो। देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता है कैसे निकालते हैं, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा इसको, डिवाइडिंग बाय सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में बेसिकली हम शामिल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस को, सेलिंग एक्सपेंस को, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एक्सपेंसेस को, और उनको डिवाइड करते हैं किससे, सेल्स से या कॉस्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, और इनटू 100 तो हमारे पास आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग रेशो में को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो भी बोल देते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट में हम बेसिकली किसको शामिल करके चलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को डिवाइडिंग बाय सेल्स कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग रेशियो। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में हम बेसिकली फाइनेंशियल एक्सपेंस को लेकर चलते हैं, लाइक इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डिवाइडिंग बाय सेल्स इनटू 100, तो हमारे आ जाएंगे फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो। लास्ट में हमारे पास एक रेशियो और बचा है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स। इनमें हम तीन प्रकार के रेशियोज कैलकुलेट करते हैं, एक तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक रिटर्न ऑन एसेट्स, एक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिफोर टैक्स। तो हमारे लिए बेसिकली तीनों के नाम इंपॉर्टेंट हैं, तीनों के नाम के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हियर इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न प्रॉफिट या अर्निंग्स बटे में इन्वेस्टमेंट इनटू में 100 अगर आ जाए तो इस तरीके से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। अगर आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स हमें कैलकुलेट करना है तो हम डिवाइडिंग बाय रखेंगे एवरेज टोटल एसेट्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस ऊपर रहेंगे। लेकिन अगर आ जाए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो हम ईबीआईटी लेकर चलेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडिंग बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। इनका पर्पज क्या है, return on investment it measures overall return of the business on investment, equity funds or capital employed, etc. And it measures the net profit per rupee of average total assets or average tangible or average fixed assets. And third one का पर्पज क्या है, it measures the overall earnings। overall earning का मतलब है टैक्स देने से पहले और टैक्स देने के बाद हमारा ओवरऑल अर्निंग क्या है। तो इस तरीके से हम इन रेशोज को कैलकुलेट करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं, बाकी क्लास हम जो अपनी नेक्स्ट कल की डेज में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये क्लास जो समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे एक्सपर्ट ग्रुप में जो टेलीग्राम पर है उसमें अपनी क्यूरी शेयर कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप नंबर है मेरा 7015406635, उस पर भी आप अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।